हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी ग्रामर बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूं। आप सभी का अभिनंदन करती हूं, वंदन करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही होगी और आप सभी बच्चे अपने अपने घरों में अपने माता पिता के साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक आनंदमय के साथ अपनी खुश होंगे। और आज हम हमारा क्लास जो मैं लेकर आई हूँ उसका टॉपिक है अट नहीं रही है। ये पार्ट आप सभी के डिमांड पर है कि मैम इस क्लास की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बता दीजिए। तो मैं उन सभी क्वेश्चंस के साथ आप सभी के समक्ष आई हूँ बिना किसी रुकावट के। हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। इस कविता का नाम है अट नहीं रही है, जिससे लिखने वाले होते हैं हमारे सुप्रसिद्ध विख्यात श्री सूर्यकांत त्रिपाठी जी, जिन्हें हम सभी प्यार से निराला जी कहते हैं। ये छायावाद के 4 कवियों में से, 4 लेखकों में से एक हैं, जिन्हें छायावाद के स्तंभ भी माना जाता है, पिलर्स जिसे कहते हैं। और इस पाठ के प्रश्नोत्तर इस प्रकार से हैं। उत्साह कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस कवि ने उत्साह कविता में बादलों का आह्वान करते हुए क्रांति लाने के लिए कहा है। इस कविता में बादलों को क्रांति दूत दूत मानकर सोए अलसाए और कर्तव्य विमुख लोगों को क्रांति लाने के प्रति प्रेरित किया गया है। इस क्रांति या विप्लव के बिना समाज की जो जड़ता है और कर्तव्य विमुखता में परिवर्तन लाना संभव नहीं है। लोगों में उत्साह भरना ही उत्साह कविता का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। तो कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि फागुन कैसा होता है, एकदम मतवाला होता है, मस्त होता है। जैसे आता है सभी के दिलों में, मन में पूरा जोश भर देता है। हम मनुष्य के अंदर ही नहीं बल्कि सारी प्रकृति क्या होती है, झूम उठती है, शोभाशाली हो जाती है। इस महीने में जो प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक होता है। चारों ओर हरियाली छा जाती है, रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, जिनके वजह से पूरी हवा जो चलती है, वो मंद मंद हवा, उसमें भीनी भीनी सी खुशबू रहती है। इसलिए कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से बिल्कुल हट नहीं रही हैं और मंत्र मुग्ध हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का किन रूपों में वर्णन किया है। तो प्रस्तुत कविता अट नहीं रही है में सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने फागुन का ना सर्वव्यापक सौंदर्य प्रस्तुत किया, मतलब इतना सुंदर दृश्य दिखाया है जो कि जिसे हम सुन रहे, जब हम सुनते हैं तभी हम आनंदित हो उठते हैं। तो जो मनुष्य इस सुंदर मौसम को, इस फागुन मास को देखेगा, उसे उस समय जिएगा, तो कल्पना करिए कि कितना सुंदर उसे महसूस होगा। तो फागुन के सौंदर्य को असीम दिखाया गया है। हर जगह छलकता हुआ दिखाया, मतलब हर जगह कहीं फूल खिल रहे हैं, कहीं पत्तियां आ रही हैं, कहीं फल आ रहे हैं। इस तरह से हर जगह दिखाया, कोई भी एक दिशा नहीं रही है जहाँ पे फागुन की मस्ती को नहीं दिखाया गया। घर घर में फैला हुआ दिखाया हुआ है। घर घर में कैसे, किस तरीके से, जैसे कि मन में लोगों की खुशी उठ रही है कि देखो फागुन आ गया, कितनी सुंदर मौसम हो गया, पेड़ों की पत्तियां खिल गई हैं, फूल खिल रहे हैं हर जगह। और सबके घरों के गार्डन में, सबके घरों के बालकनी में जो हम प्लांट उगाते हैं, पौधे उगाते हैं, वहां पर देखिए कितने सुंदर फूल वूल खिल आए हैं। यह पक्षियों की उड़ान पर भी लागू होता है और मन भी कैसा हो गया है, उमंग से भर गया है। सौंदर्य से आंख हटा नहीं पाना और उसके विस्तार की झलक देता है ये कविता। ओके, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता है या बाकी ऋतुओं से भिन्न है। तो उसको आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं। इस समय प्रकृति की शोभा अपने चरम पर होती है। पेड़ पौधों में नए पत्ते, फूल, फलों से लग जाते हैं, हवा सुगंधित हो जाती है, आकाश स्वच्छ हो जाता है, बाग बगीचे और पक्षियों में उल्लास आ जाता है। और जो पेड़ पौधे हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे प्रकृति ने खूब सुंदर अपने गले में फूलों और पत्तियों की हार पहनी हुई है। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताएं। तो इसमें जो निराला जी हैं हमारे, और छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और छायावाद की जो प्रमुख विशेषता होती है वो ये होती है कि प्रकृति चित्रण
और प्राकृतिक उत्पादनों का मानवीकरण किया जाता है, मतलब प्रकृति को मानव का रूप दे दिया जाता है। उत्साह और अट नहीं रही है दोनों कविताओं में प्राकृतिक उपादानों का चित्रण और मानवीकरण हुआ है। इसके दो पक्ष हैं, एक है अनुभूति पक्ष और दूसरा है अभिव्यक्ति पक्ष, अर्थात भाव पक्ष और शिल्प पक्ष। इन दोनों इस दृष्टि से देखा जाए तो दोनों कविताएं क्या है, सराहनीय है। छायावाद की अन्य विशेषता ये है कि आप इन कविताओं को गा सकते हैं। गयता छाया इनको बोलते हैं। प्रभावमयता होती है, इसमें अलंकारों की योजना होती है, संगीतात्मकता आदि होते हैं, लय होता है, सुर आप दे सकते हैं। निराला जी की भाषा एक और जहाँ संस्कृत निष्ठ समासिक और अलंकारिक है, वहीं दूसरी ओर ठेठ ग्रामीण शब्दों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है जो कि पठनीय है और दृश्यव्य भी है। अतुकांत शैली में रचित कविताओं में क्रांति का स्वर, मादकता एवं मोहकता भरी हुई है। भाषा इसकी सरल, सहज, सुबोध और प्रभावमयी है, ताकि जिसे जो इंसान इतना ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, अगर वो भी इसे सुन ले तो उसे भी कविता की हर पंक्ति का अर्थ समझ में आ जाएगा। कवि बादल से फुहार रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? तो बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का मन क्या होता है? प्रसन्नता से झूम उठता है। उसके उदास गंभीर जीवन में जैसे कि मानो जान आ गई हो। ऐसा लगता है मानो किसी झोपड़ी में कमल का फूल खिल उठा हो, पत्थर जैसे दिल में प्यार की धारा उमड़ पड़ी हो और बबूल के पेड़ पे लगता है कि शेफालिका के फूल खिल गए हों। क्योंकि बच्चों की निश्चलता और पिता की ममता के कारण ही कवि के मन में इस तरह से ये बात प्रभावित होती है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा है क्योंकि कवि बादलों के माध्यम से क्रांति और बदलाव लाना चाहते हैं। कविता में कही तो जा रही है प्रकृति की बातें कि बारिश आ जाए, मौसम खिल उठा है, लेकिन कवि ने इसी के माध्यम से हमारे युवा वर्ग को भी प्रेरित किया है, नए नए कवियों को प्रेरित किया है कि आप ऐसी इतनी सुंदर कविता लिखो कि जितने भी हमारे युवा वर्ग हैं उनके दिलों में जितने भी बिजली जैसी चमक छिपी हुई है वो आपकी कविता सुने पढ़े तो वो क्रांति और बदलाव लेकर आ सके। वह बादलों से गरजने के लिए कहता है। एक और बादलों की गर्जन में उत्साह समाया है तो दूसरी ओर लोगों का में उत्साह का संचार करके क्रांति के लिए वो तैयार करना चाहते हैं। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो बादल जो है ना कविता में बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाए। यूं लगता है मानो झोपड़ी में कमल के फूल खिले हों, चट्टानें पिघल कर जलधारा बन गई हों, और ऐसा लगता है मानो बबुल के पेड़ पे शेफालिका के फूल क्या हो गए, खिल पड़े हैं। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता में किसी खास भाव दृश्य के भावनात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखिए। तो इसमें उत्साह कविता में नाद सौंदर्य कौन कौन से शब्दों में है? बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, और ये शब्दों में है। उसके बाद देखिए जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं वैसे ही कवि के मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। तो इसका उत्तर होता है, ऊपर देखो आसमान में किसने रंग बिखेरा काला, सूरज जाने कहाँ छिप गया, खो गया उसका कहीं उजाला। देख गगन का काला चेहरा लगा बहाने गगन बनाने, ज्यों बिजली ने आंख दिखाए कुछ वसुधा में आन समाया। वह लाई एक थाल में पानी, उसका मुंह धुलवाया, थोड़ा पानी आसमान में बाकी सब धरती पर आया। कुछ टपका फूलों पर जाकर, कुछ ने चातक की प्यास बुझाया, कुछ तालों कुछ फसलों तक। ठीक है, क्लियर है ये? अब देखो कवि ने क्रांति लाने के लिए किसका आह्वान किया है और क्यों? तो कवि ने क्रांति लाने के लिए बादलों का आह्वान किया है। कवि का मानना है कि बादल कैसे हैं? क्रांति दूत हैं और उनके अंदर घोर गर्जना की शक्ति है जो लोगों को जागरूक करने में सक्षम है। इसके अलावा बादलों के हृदय में क्या छिपी हुई है? बिजली छिपी हुई है।
कवि युवा कवियों से क्या आह्वान करता है? तो कवि युवा कवियों से आह्वान करता है कि वे प्रेम और सौंदर्य की कविताओं की रचना ना करके लोगों में जोश और उमंग भरने वाली कविताएं लिखें और लोगों पर वज्र सा प्रहार करे, वज्र सा असर असर करे और लोग क्रांति के लिए तैयार हो जाएं। कवि ने नवजीवन का प्रयोग बादलों के लिए भी किया है। स्पष्ट कीजिए। तो कवि बादलों को कल्याणकारी मानते हैं। बादल विविध रूप से जन कल्याण करते हैं और अपनी वर्षा से लोगों की बेचैनी दूर करते हैं। तपती धरा का ताप शीतल करके मुरझाई सी धरती में नया जीवन फेंक देते हैं। मतलब जो जमीन बंजर पड़ गई है उसमें बारिश के आने से क्या होता है, वहां पर हरी हरी पत्तियां, हरे हरे पेड़ पौधे खिलाते हैं। वे धरती को फसल उगाने योग्य बनाकर लोगों में नवजीवन का संचार करते हैं। बादल आने से पूर्व प्राणियों की मनोदशा का चित्रण कीजिए। तो बादल आने से पूर्व जब तक आसमान में बादलों का आगमन नहीं हुआ रहता है, गर्मी अपने चरम सीमा पर रहती है। लोग इतने बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं, उदास रहते हैं। मनुष्य क्या, पक्षी, प्रकृति सब दुखी रहती है कि कब उन्हें चैन मिलेगा, कब बरसात आएगी। गर्मी में हर एक इंसान का, प्रकृति का, जितने भी जानवर हैं, पशु पक्षी मनुष्य, सभी का जीना क्या हो जाता है, दूभर हो जाता है। उनका मन कहीं भी नहीं लगता है। कवि निराला बादलों में क्या क्या संभावनाएं देखते हैं? तो कवि निराला बादलों में निम्नलिखित संभावनाएं देखते हैं। तो पहला, बादल लोगों को क्रांति लाने के योग्य बनाने में समर्थ है। फिर बादल धरती और धरती के प्राणियों दोनों को नवजीवन प्रदान करते हैं। बादल धरती और लोगों का ताप हरकर शीतलता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने बादलों के किन किन विशेषणों का प्रयोग किया है? स्पष्ट कीजिए। तो बादलों के लिए कवि ने विशेषण जो यूज किए हैं, उनका प्रयोग किया है, वो इस प्रकार से है। अज्ञात दिशा के घर, नवजीवन वाले जैसे विशेषणों का प्रयोग किया है। कवि उन्हें अज्ञात दिशा के घन इसलिए कहा है क्योंकि बादल किस दिशा से आकर आकाश में छा गए पता नहीं। इसके अलावा वे धरती और प्राणियों को नवजीवन देते हैं। क्लियर है? अब देखो, कहीं सांस लेते हो, ऐसा कवि ने किसके लिए कहा है और क्यों? अथवा कवि ने फागुन का मानवीकरण कैसे किया है? तो फागुन महीने में तेज हवाएं चलती हैं जिनसे पत्तियों की सरसराहट के बीच साए साए की आवाज आती है। इसे सुनकर ऐसा लगता है मानो फागुन सांस ले रहा है। कवि इन हवाओं के में फागुन के सांस लेने की कल्पना कर रहा है। इस तरह कवि ने फागुन का मानवीकरण किया है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो के आलोक में बताइए कि फागुन लोगों के मन को किस तरह से प्रभावित करता है। तो उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो से ज्ञात होता है कि फागुन में चारों ओर इस तरह सौंदर्य फैल जाता है जिससे मानो कि वातावरण कैसा हो जाता है, बहुत ही सुंदर मनोरम हो जाता है। रंग बिरंगे फूल हर जगह पे खिल जाते हैं। खुशबू से हवा क्या होती है, मादकता से फैल जाती है। और ऐसे में लोगों के मन में जो कल्पनाएं होती हैं, कल्पनाओं में खोकर उड़ान भरने लगता है। अब अट नहीं रही है कविता के आधार पर फागुन में उमड़े प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो फागुन का सौंदर्य अन्य ऋतुओं और महीनों में बढ़कर होता है। इस समय चारों ओर क्या होती है, हरियाली छा जाती है। खेतों में कुछ फसलें पकने को तैयार होती हैं और सरसों के पीले पीले फूल हर जगह खिल जाते हैं। ऐसा लगता है कि सरसों की पीले पीले फूलों की चादर बिछी हुई है। लताएं, डालियां रंग बिरंगे फूल से सज जाते हैं और प्राणियों के मन क्या हो जाते हैं, उल्लासमय हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि इस महीने में प्राकृतिक सौंदर्य छलक उठा है। अट नहीं रही है कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्द में लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो अट नहीं रही है कविता में फागुन महीने के सौंदर्य का वर्णन है। इस महीने में प्राकृतिक सौंदर्य कहीं भी नहीं समा रहा है और धरती पर बाहर क्या हो गया, बिखर गया है। इस महीने सुगंधित हवाएं वातावरण को महका रही हैं। पेड़ों पर आए लाल हरे पत्ते और फूलों से यह सौंदर्य और भी बढ़ गया है। इससे मन में उमंग क्या हो गई है, मन की जो उमंग है वो उड़ान भरने लगी है।
तो आप सभी को ये प्रश्नोत्तर की श्रृंखला कैसे लगी? 20 प्रश्नों की श्रृंखला मैं आज लेकर आई थी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आई होगी। इस पाठ से आप सभी के परीक्षा में 2 या 3 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएँगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये क्वेश्चंस पसंद आए, तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अगली क्लास में मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द इस चैप्टर से एमसीक्यू लेकर आऊँगी। एमसीक्यू इसलिए लाऊँगी ताकि आप लोगों की इस चैप्टर से जुड़े, इस कविता से जुड़े जितने भी डाउट हैं, जितनी भी शंकाएँ हैं, सब क्लियर हो जाएँ। धन्यवाद एंड सी यू ऑल। हैव अ ग्रेट डे।